Hello guys, welcome to AptiCode. This is day 25 and we are solving all the previous year IPMAT Indore questions topic by topic. So today the topic is mensuration and miscellaneous questions. So let's straight away start with the very first one. So the first question is from 2019. क्या बोल रहा है? The number of whole metallic tiles that can be prepared by melting and recasting. जैसे ही मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वर्ड हमको दिमाग में आएगा, हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत स्टैंडर्डाइज चीज है बेटा. इफ ईच ऑफ द टाइल्स हैज अ शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट सिंपली मीन्स कि सर पहले हमारे पास कोई सर्कुलर टाइल थी, उसका ऑब्वियसली कुछ रेडियस रहा होगा और कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली 3D की बात कर रहा है, वॉल्यूम मेल्ट कर रहा है. राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने एक टाइल्स बनाई. ठीक है, तो अब राइट एंगल आइसोसेलेस है, तो अगर उसका एक साइड ए होता दूसरा ए होता तो हाइपोटेनियस आता a√2. अगेन स्टैंडर्डाइज 1:1:√2 का रेशियो होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का. अब उन्होंने कहा है कि जो रेडियस है आपके सर्कुलर प्लेट का, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. तो उसमें लॉन्गेस्ट साइड तो बहुत नेचुरल है, a√2 है. सो दे आर स्टेटिंग दैट r इज इक्वल टू a√2. चलिए, तो हम कोई भी एक पैरामीटर पे काम कर लेंगे, या तो r या तो a. a पे करना बेटर रहेगा, एक पैरामीटर को चेंज करना कंपैरेटिवली इजी है. चलिए, सो नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहे हैं. ठीक है बेटा, सो अगर इस सर्कुलर प्लेट की कुछ थिकनेस रही तो वो तो एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू क्या है? a√2 इंटू एच. एच मतलब हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, वो तो उसकी थिकनेस है, वो थिकनेस को हम मान लेते हैं टी. चलिए, और उन्होंने कहा भी है कि जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, तो मतलब पूरे प्लेट की थिकनेस हम यूनिफॉर्म लेंगे और हमारी टाइल्स की थिकनेस भी यूनिफॉर्मली टी ही लेंगे. अब अगर मैंने एक आइसोसेलेस टाइल बनाई तो उसका एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन. अगर ये जो भी मैंने फ्रंट व्यू बनाया है, इसका एरिया कितना आएगा? सो दैट इज गोइंग टू बी हाफ बेस इनटू हाइट. अब जनरली वॉल्यूम क्या होता है कि सर आप एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया निकाल दो और जो बचा हुआ लेंथ है उस पर स्प्रेड कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाता है. तो ये तो हमने फेस का एरिया निकाल लिया, थिकनेस पे स्प्रेड कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा. सो द थिकनेस इज गोइंग टू बी टी. ये कैंसिल हो गया. सॉल्व करें बेटा, तो दिस इज गोइंग टू बी पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर. अब यहाँ पर एक पैरामीटर में लिखना भूल गया, दैट इज एन. मतलब हमको वही चाहिए था कि कितनी टाइल्स बना पाओगे, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइल्स, कि भाई इतनी टाइल्स बन पाएगी, क्योंकि एक टाइल से तो पूरा कंपनसेट हो नहीं पाएगा. सो मल्टीप्लाइड बाय एन. ठीक है, सो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस गोज 4 पाई दैट इज इक्वल टू एन. पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? सो पाई इज बेसिकली, हम स्टैंडर्डाइज 22/7 लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एंड दैट शुड बी एन. सो दिस इज गोइंग टू बी 88/7. 7 से दिस इज 1 जा 2 जा, बचा 5 7, basically 4/7, that is 142857, that is 57.1428 5714. तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रल बोल रहा है कि कितनी हम बना पाएंगे, तो मैक्सिमम हम 12 आइसोसेलेस राइट एंगल टाइल्स बना पाएंगे. और वही वो पूछ रहा है कि हम मैक्सिमम कितनी बना पाएंगे, बिकॉज दे सेइंग दैट शेप ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द सर्कुलर प्लेट हैज अ रेडियस ऑफ दिस. सो वो बोल रहा है कितनी होल मेटेलिक टाइल्स बना सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि होल का मतलब क्या बोल रहा है कि सर पूरी टाइल्स बनाना है, आधी अधूरी बनाओगे तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. तो हम देख पा रहे हैं कि सर 12 इज द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल नंबर ऑफ टाइल्स जो हम बना सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 12. हम 12 प्लग इन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस. ठीक है, फेयर इनफ. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा. The next one is from 2019. The sum of the interior angles of a convex n-sided polygon. तो बेटा थोड़ा सा थियोरी समझ लेते हैं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आए. एक जब भी कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं हम, वहां पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा होता है 360 डिग्री. ठीक है, अगर हमसे पूछने लग जाए कि आप बताओ वैल्यू ऑफ
ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, तो वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड दैट इज गोइंग टू बी 360 डिग्री बाय एन। भाई रीजन सीधा सीधा सा है कि सर अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है, उस पूरे का सम अगर 360 है तो एक वैल्यू निकालूंगा तो 360 बाय एन हो जाएगा। इसमें तीसरा जो चीज हमको याद रखना है दैट इज इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज गोइंग टू बी 180। तो इंटीरियर का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस 360 बाय एन। 180 कॉमन कर लें तो ये बचेगा 1 माइनस 2 बाय एन। सो वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर कितना आएगा, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर आएगा दैट इज 180 ब्रैकेट n माइनस 2 होल अपॉन n। अब ये आ गया वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर। हमको क्या चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर, मतलब अगर एक का वैल्यू इतना है तो n साइडेड पॉलीगॉन है तो n का वैल्यू कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। सो दैट इज 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर का आंसर कितना आता है बेटा 180 ब्रैकेट n माइनस 2। अब आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि आप बोलेंगे सर हमको ये फॉर्मूला याद था, हमने कर लिया, बट मैंने ये पूरा अंडरस्टैंडिंग से इसलिए बताया है कि अगर आप में से किसी को शायद नहीं पता हो कि कहाँ से डेरिवेशन आया तो हमको कम से कम वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ यहाँ से हम पूरा सेगमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सम इज इक्वल टू 180 ब्रैकेट n माइनस 2 हम यूज करने वाले हैं। अब दिस इज 180 ब्रैकेट n माइनस 2 नीड टू बी लेस देन 2019। भाई वो बोला है क्वेश्चन में कि सम ऑफ इंटीरियर जो है वो 2019 से कम होना चाहिए। सो बेसिकली n माइनस 2 शुड बी लेस देन 2019 अपॉन 180। सो उसको डिवाइड करें तो 180 वन जा 180, बचा कितना 21219, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सर अब अगर कम चाहिए तो मैं n माइनस 2 का मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ 11, तो मतलब मैं n का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी 13। सो बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ n बोल रहा है दैट इज गोइंग टू बी 13। हम 13 प्लग इन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस। सो अगेन दिस इज अगेन अ स्ट्रेट अवे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, फॉर्मूला पता होता तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन के लिए मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि इफेक्टिवली दिख जाए। पी क्यू आर एस आर टेकन ऑन साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ अ स्क्वायर। तो ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और ए बी पे है पी रिस्पेक्टिवली है, दैट सिंपली मीन्स दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। ठीक है बेटा। अब वो बोल रहा है ए पी बाय ए पी अपॉन पी बी, दैट इज ए पी अपॉन पी बी का रेशियो कितना दे रहा है 1 अपॉन एन। तो अगर ये 1 है तो ये n हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियो है 1, ये है n। वैसे ही ये है 1, ये है n। वैसे ही आप देखो ds, मतलब ये है 1 तो ये है n। स्टैंडर्डाइज साइक्लिसिटी में पूरे नंबर्स दिए हैं, यूनिफॉर्मनेस मेंटेन की है। अब ऑब्वियसली बेटा ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो अब हमको दिख रहा है कि जो ऑरेंज या रेड कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला स्क्वायर जो है उसका साइड लेंथ है 1 प्लस n, और जो अंदर ब्लू कलर में स्क्वायर है उसका साइड लेंथ है अंडर द रूट 1 प्लस n स्क्वायर। तो लेट्स से इसको a बोल देते हैं, उसको b बोल देते हैं, दोनों स्क्वायर ही है। ओके, अब ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये 1 प्लस एन स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस एन स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एन स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एन स्क्वायर। तो अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डेफिनेटली द फिगर ड्रॉन इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। और डायगोनल्स इक्वल कैसे अगर वो समझना है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे दैट नीड टू बी 1 प्लस एन, यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑल्सो 1 प्लस एन। डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज मैंडेटरी अ स्क्वायर। चलिए, अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ एरिया, तो दोनों का एरिया की बात कर रहा है, तो पहले पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस मतलब ये बी वाला, तो इसका एरिया कितना होगा कि सर अंडर द रूट 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस वाले का एरिया कितना होगा 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब ये फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में बिल्कुल यही है।
तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगेन बहुत ही इजी, मतलब एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, नथिंग नथिंग टू बी डन वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी वे, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में तो कुछ करना ही नहीं है। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स इज कि हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथागोरस थ्योरम का पता होता तो काफी इफेक्टिवली हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। Next one from again 2019, three cubes with integral integer edge length are given. Okay, it is known that the sum of their surface area. अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद करते हैं, बस इमेजिन करो अगर एक क्यूब है तो सामने वाला फेज ए स्क्वायर, पीछे वाला फेज ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर एंड द सेम गोज हियर। टोटल 6 क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, हर फेस का एरिया कितना ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो अब बिकॉज इंटीग्रल बोला है तो मैं एक मान लेता हूँ ए साइड लेंथ का होगा, एक बी का होगा और एक सी का होगा, भाई यही मान सकते हैं। अब अगर मैं इसका सरफेस एरिया बोलूँ तो दैट इज 6 ए स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 6 बी स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 6 सी स्क्वायर। तीनों का सम कितना दिया है? 564। सम कर दो बेटा फटाफट, 564। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, 6 से डिवाइड करना है तो 6 9 जा 54, बचा कितना 2, 24 इज 4। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा 94। फेयर इनफ। अब वो बोलना चाह रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसकी पॉसिबल वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब यूनिक आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर हमको थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल में फंसे तो हमेशा एक्सट्रीमेंट्स पे जाएं ताकि आपको रेंज दिख जाए। एक्सट्रीमेंट्स क्या हो सकते हैं कि सर इनमें से एक को बहुत बड़ा कर दो, बाकी दो को छोटा, या फिर तीनों को नियर बाय कर लो, पास पास। दो ही चीजें हो सकती है कि सर ज्यादा से ज्यादा दूर या तो पास के पास। तो अब 94 के जस्ट पास में स्क्वायर किसका है? 94 में सर आगे तो ले नहीं पाऊंगा, नेगेटिव तो कर नहीं सकता, पीछे ही लेना पड़ेगा। तो 94 के पास में स्क्वायर समझ में आता है सर 81, दैट इज 9 का। तो अगर ये 81 हो गया, ये 94 है, तो बचा कितना? 94 माइनस 81 दैट इज 13। अब 13 को दो स्क्वायर मैनेज करना है, 13 के जस्ट पीछे किसका स्क्वायर है? तो बट सर आपको समझ में आएगा 13 के जस्ट पीछे सर 9 है, तो एक को बोल दो 9, मतलब 3 का स्क्वायर। तो बचा कितना? 4 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो चलो मैनेज हो गया सर ये तो। और ये करने का स्टैंडर्ड तरीका है बेटा। ये क्यों? कि जब क्वेश्चन क्रिएटर ने ये चीज सोच के बनाई होगी तो उसने भी एक्सट्रीमेंट्स लिए होंगे। अगर हम वही एनालॉजी से सोचेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहला ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू आ गया 3 और सी का वैल्यू आ गया 9, तो ए का क्यूब मतलब 8, बी का क्यूब यानी कि 27 और सी का क्यूब यानी कि 729। 729 प्लस 27 प्लस 8 दिस इज 35। 35 प्लस कर देते हैं, दिस इज 4 कैरी 1 6 764। 764 मेरा आंसर में होना चाहिए, तो 764 ऑप्शन बी में नहीं है, 764 ऑप्शन डी में नहीं है, 764 यहाँ पर है, 764 यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से आंसर आ सकता है। अब हमारे पास दूसरे ऑप्शन को देखने का तरीका, रास्ता के अलावा और कोई मेथड नहीं है हमारे पास, मतलब हमको दूसरा आंसर भी निकालना पड़ेगा जस्ट टू टिक वेरी स्पेसिफिक यूनिक आंसर। तो एक तो आ गया हमारा, हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया एक्सट्रीम रख के, अब पास पास रखते हैं। तो सर 94 को अगर मैं 3 में डिवाइड करता तो 90/3 होता 30, 31 के आसपास आता। यानी कि सर इन तीनों में से सर अगर मुझे पास पास में वैल्यू करनी है तो मुझे 30 के आसपास वाले स्क्वायर चाहिए। 30 के आसपास स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो लेट्स ट्राई। तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं बेटा, ट्राई करते हैं फटाफट। तो अगर मैं बोलता कि सर ए 5 है, बी 6 है और सी 7 है, तो ट्राई कर लेते हैं फटाफट कि पॉसिबल हो पा रहा है क्या। नहीं तो हम 5 और 6 में टेस्ट कर सकते हैं और जो बचेगा उससे 7 मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं कि कंसेक्यूटिव आए, तो कहीं बोला नहीं है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं पास पास रखने के लिए मैंने एक का डिफरेंस 2 में रख लिया, तीसरा देख लेते हैं। तो अगर इसको करा 25, इसको करा 36 प्लस समथिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी 84, सॉरी 94, दैट इज गोइंग टू बी 94। फेयर इनफ। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 5 6 11 1 3 2 5 एंड 6 61। So 61 94, तो 94 61 is going to be no square ends with 3। भाई कोई भी स्क्वायर 3 पे एंड नहीं होता, कोई भी स्क्वायर 2 पे एंड नहीं होता। तो वेरी स्पेसिफिकली अगर देखें
सो यहाँ पर हमारा अंडरस्टैंडिंग आ गया कि सर 3 तो नहीं आ रहा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी। चलो नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, ये हटा देते हैं और दूसरा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन नहीं चला तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि सर 6 लेके देख लो। तो अगर मैंने पहले वैल्यू को लिया 6, दूसरे को देते हैं 7, लेट्स सी। दिस इज 36, दिस इज 49, तो दिस बिकम्स 5 कैरी 1, दिस इज 85। 85 94 में डिफरेंस 9, दैट इज ऑल्सो अ स्क्वायर। बढ़िया काम बन रहा है, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 9। इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू हैव दिस इज 6 का स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 का स्क्वायर। तो हमारा ए का वैल्यू आ गया 6, तो ए क्यूब आ जाएगा 216, बी का वैल्यू 7 तो बी क्यूब आ जाएगा 343, सी का वैल्यू 3 तो उसका क्यूब आ जाएगा 27। चलिए फटाफट प्लस कर लेते हैं। 7 and 3 10 and 6 16 कैरी 1, 4 2 6 7 8 एंड दिस इज 5, तो फिर 586, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेटा कभी भी रेंज की बात होती है तो हमेशा लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, स्टेप मार्किंग नहीं है। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कि इफेक्टिवली कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीमेंट्स देख लो, मिनिमा और मैक्सिमा, थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू वर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। The next one is from 2019. The question states 2 points on a ground are 1 meter apart. Okay, 2 points on a ground are 1 meter apart. Let's say the points are A and B. If a cow moves in the field in such a way that its distance from the 2 point is always 3:2. Fair enough. तो let's say बेटा ये point हम मान लेते हैं, क्या P बोला है उन्होंने point? नहीं, पॉइंट बोला ही नहीं है, तो मैं चलो P आया मन में तो P ले लेते हैं। तो पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लेते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही आएगा बेटा, कहीं पर भी हो सकता है। हाँ मुझे पता नहीं है अभी, तो मैं कहीं पर भी मान रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो कहीं पर भी लगा लेंगे। तो अब वो बोल रहे हैं कि रेशो मतलब P ऑफ A अपॉन P ऑफ B जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 3/2। P ऑफ A क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A। P ऑफ B क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम B। और उसका तो PA का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर द रूट दैट इज ये वाला कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, ये वाला कोऑर्डिनेट भी हमको नहीं पता। तो लेट्स डू वन थिंग कि सर इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो एक को हम ओरिजिन मान लेते हैं और एक को हम 1 मान लेते। तो देखो अब मेंटेन कर दिया मैंने 1 का डिस्टेंस। एट द एंड ऑफ द डे यार बेटा, अगर मैं ग्राउंड पे बात करूंगा तो मैं इस पॉइंट को लेता अगर 2, लेट्स से 2,0, तो इसको लेना पड़ता 3,0, इसको लेता 3,0, उसको लेता 4,0। तो एक का डिफरेंस एक्स एक्सिस पे रखना पड़ता, रीजन बीइंग कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ। मैं आर्बिटरी बीच पे भी वैल्यू कहीं पे लूंगा तो उससे मैनेज सही वैसे का वैसे ही होगा। तो ओनली अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशन अलग बनेगी पर उसका फॉर्म सेम बनेगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला की बात है, तो इक्वेशन अलग बन सकती है पर उसका जो जनरल फॉर्म है वो बिल्कुल सेम बनेगा। सो पी ऑफ ए क्या बोलूंगा मैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। पी ऑफ बी क्या है, पी ऑफ बी सर उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी अंडर द रूट। अब मैं क्योंकि एक्स एक्सिस बोला था तो मैंने गलती से आप बोला सही लिख उल्टा दिया एक, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वाई पे भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 0,1 से भी करूंगा तो आंसर सेम आएगा बेटा। हमको जनरल फॉर्म देखना है। द ओनली अंडरस्टैंडिंग इज कि मैंने बोला अभी एक्स एक्सिस इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो दैट इज गोइंग टू बी कितना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए एंड दैट नीड टू बी 3/2। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 4 times of bracket x square plus y square and this is going to be, ये उधर चला जाएगा, that is 9 times of x minus 1 का square plus y square। चलिए, so this is 4 times of x square plus 4 times of y square is equal to 9 times of, this is x square plus 1 minus 2x plus y square। This is 4x square plus 4y square is equal to 9x square plus 9y square plus 9 minus 18x। चलिए सबको उधर ले जाते हैं। So this goes 5x square plus 5y square minus 18x plus 9 equal to 0। अब आप खुद देखो बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म है सर्कल का।
हमारी सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस समथिंग, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम आर स्क्वायर मैनेज करते हैं तो उसको सी ले लेता हूँ, इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन सर्कल। और ऐसे कैसा दिख रहा है, आप 5 से डिवाइड कर दो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18/5। एक्स वाई वाला टर्म है ही नहीं, 0 है मतलब, तो मैं उसको 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ प्लस 9 कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। तो दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन सर्कल। सो द काउ इज मूविंग इन अ जनरल what you can say geometrical figure. That geometrical figure is going to be a circle. So this is how this can be solved very easily. ज़्यादा नहीं था बेटा, थोड़ा बस करेज करने वाला कॉल था. The things are going to work very easily. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. 2021 ABCD is a quadrilateral. Okay. क्वाड्रिलेटरल में बस एक कैच होता है, क्वाड्रिलेटरल में हमको पता नहीं होता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर और रोम्बस अ पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल, मतलब ट्रेपेजियम, कुछ भी यूज कर सकता है वो क्वाड्रिलेटरल. whose diagonal AC and BD intersect, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा है, इंटरसेक्ट बोल रहा है, मतलब एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, उसका कोई रिलेशन नहीं पता है. ठीक है. सो दिस इज सॉरी दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. बेटा ये डायगोनल एक बना लिया, ये डायगोनल एक बना लिया. ठीक है. ऐसा नहीं समझने का कि रोम्बस बनाया बेटा, मेरे को नहीं पता है, मैंने इसलिए कोई भी डेटा मेट्रिक फिक्स नहीं किया है वहां पे कि सर ये होगा तो ये होगा, वैसा कुछ नहीं है ना बेटा. इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो दिस पॉइंट नीड टू बी O. चलिए AOB एंड COD, AOB एंड COD का एरिया दिया है, इसका एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स और इसका एरिया दिया है 9 स्क्वायर यूनिट्स. चलिए द मिनिमम एरिया ऑफ द होल क्वाड्रिलेटरल इज ओके. सो करने का एक तरीका तो ये कि हमेशा थोड़ा सिंक बनाने की कोशिश करें बेटा. अल्टरनेट दिया है, मतलब इन दोनों की डिपेंडेंसी इन दोनों पे निकालनी पड़ेगी तब काम चलेगा. दो तरीके से कर सकते हैं, इसकी डिपेंडेंसी से ये मैनेज कर लो, इसकी डिपेंडेंसी से ये मैनेज कर लो, या फिर इसकी डिपेंडेंसी से ये मैनेज कर लो एंड द वाइस वर्सा गोस. तो अपन ये करके देख लेते हैं बिकॉज रेशो इक्वल आ जाएगा. तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता फर्स्ट, जिसका आंसर 4 है, तो उसका आंसर क्या आता, 4 इज इक्वल टू दैट इज हाफ. ठीक है. ये अगर ये A और C को मैं बेस मानूं, एक थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, अगर A और C को मैं बेस मानूं तो सर जो हाइट AOB की आती वही हाइट BOC की आती. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर OB हाइट है, नहीं, आई एम नॉट स्टेटिंग दैट, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट कि सर जो हाइट इस ट्रायंगल की आती वही हाइट इस ट्रायंगल की आती है, अगर मैं कॉमन बेस AC मान के चलूँ तो. तो अगर मैं AC का अंडरस्टैंडिंग लगाऊं तो व्हाट नीड टू बी देयर कि सर आपने वहां पर बेस क्या लिया होगा, OA लिया होगा. ठीक है. वहां पे बेस आपने OA लिया होगा और उसकी कुछ ना कुछ एक हाइट रही होगी इस ट्राइंगल की. ठीक है. तो यहां से सॉल्व करें तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा OA इंटू H. ठीक है. अब अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल में सर एरिया तो नहीं पता है, तो एरिया लिख लेते हैं डैश, ताकि वो हमको क्लियर रहे कि भाई हम इस वाले का एरिया निकाल रहे हैं, ए डैश, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाफ. इसका साइड लेंथ है OC, दिस इज OC एंड उसकी हाइट भी H होती. तो H दोनों में सेम है तो उसको कंपनसेट करेंगे, इसी कारण से हमने ऑपरेट भी किया है. सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया डैश इज इक्वल टू OC इंटू H. तो अगर मैं H को कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा 8 अपॉन OA इज इक्वल टू 2 एरिया डैश, वहाँ पे एरिया डैश को A डैश लिख रहा हूँ, थोड़ा अपना टाइम बचेगा, अपॉन OC. 2 से कैंसिल करेंगे 4, दिस इज 4 OC बाय OA एंड दैट इज इक्वल टू एरिया डैश. तो ये हमारा इन दो का काम तो हो चुका है, इन दो की बात करते हैं. ठीक है. तो कलर चेंज कर लेते हैं. सो अब वैसे ही काम करेंगे तो इस 9 वाले को लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू ये 4 9 4 की जगह 9 आ जाएगा, एंड दैट इज इसकी कुछ हाइट रही होगी, OC रहा होगा इसका बेस, OC इंटू इसकी कुछ हाइट, तो कैपिटल H ले लेता हूँ कि इसकी हाइट उसकी हाइट बराबर तो नहीं है, तो नो आइडिया.
वैसे ही अगर ऊपर वाले के लिए बात करता तो क्या आता, वो एरिया डबल डैश इज इक्वल टू 2, ये जैसे 2 आया था, इज इक्वल टू इसका बेस कितना है, ओ ए है, ओ ए इंटू एच। फिर एच कंपेयर कर लेते हैं। सो 18 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू 2a डबल डैश अपॉन ओ ए। सो 18 ओ ए अपॉन ओ सी, और हाँ 18 भी क्यों लिखे हैं, ये 2 से कट कर लेते हैं ना यार, 9, एंड दैट इज इक्वल टू ए डबल डैश। तो अपने पास अब ये सिचुएशन आ गई है, एक वैल्यू 4 ओ सी अपॉन ओ ए आ गई, एक वैल्यू 9 ओ ए अपॉन ओ सी आ गई। तो यहाँ तक हमारा सिचुएशन हो गया। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, रेड कलर यूज कर लेते हैं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे सर इन दो का एरिया तो 4 और 9 पता है, इन दो का एरिया को मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने का तरीका हम लगाएंगे ए एम एंड जी एम, क्योंकि एरिया ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो अब मैं करूंगा कि इन दोनों के एरिया का सम प्रोडक्ट में इनइक्वालिटी ए एम मोर देन इक्वल टू जी एम, तो दैट इज गोइंग टू बी कि एक काम करते हैं, ओ सी बाय ओ ए को अगर मैं लेट 1 मिनट के लिए एक्स मानता, तो ये कितना आता, ए डैश, ए डैश का वैल्यू आता सर 4x, और ए डबल डैश का वैल्यू आता 9 अपॉन एक्स। आप देखो यहाँ पे ओ सी अपॉन ओ ए को एक्स माना है, ये उल्टा है, तो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि वो सिंक कर पा रहे होंगे कि अगर ये x है तो ये 1 अपॉन एक्स है। अब यहाँ ए एम जी एम लगाएंगे तो हम बोलेंगे 4x प्लस 9x मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट 4x इंटू 9/x। और कितना क्लासिक गेम है, देखो वो 4 और 9 दोनों आपके परफेक्ट स्क्वायर दिए जस्ट फॉर द सिंक की आप इजीली मैनेज कर सके। तो 4, दिस इज बिकमिंग 13x मोर देन इक्वल टू 2 इंटू 3, हाँ नीचे 2 भी आएगा, वेरी सॉरी मैं ए एम पूरा लगाना भूल, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 13 ऑफ x, पर हाँ x भी क्यों, हाँ ठीक है चलेगा क्योंकि मैंने ए डैश डबल डैश, ठीक है फेयर इनफ। 13x मोर देन इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 का 12। तो मतलब इन दोनों के एरिया का जो सम है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, उसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है 12। भाई देखो 13x को ऐसा मत देखना सर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, आप चाहो तो वहाँ x का वैल्यू निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 12/13 आएगा, प्लेस कर दोगे सेम आंसर आएगा। बट द अंडरस्टैंडिंग गोज कि सर ये जो 4x प्लस 9x था, मैं अगर इसकी जगह पे ये ना लिख के, ये ना लिख के 4x और 9x ना लिखूं ताकि मुझे समझने में ईजी रहे, मैं इसकी जगह पे ये ना लिखूं और मैं इसकी जगह पे क्या लिखूं, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ ए डैश प्लस ए डबल डैश, ए डैश प्लस ए डबल डैश, यहाँ पे भी सेम ए डैश प्लस ए डबल डैश। तो आपको दिखेगा सर ए डैश प्लस ए डबल डैश मतलब इन दोनों एरियाज का मिनिमम सम कितना आना चाहिए, 12। अब मिनिमम ही पूछा है तो इन दोनों का आ गया 12, इन दोनों का है 13, तो 12 प्लस 13 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 25, 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला भी है, जैसे मैं एक बार शॉर्टकट बताता हूँ, बट मैं यूजुअली कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं एग्जाम में करता ना तो मैं ऑनेस्टली मेरे 4 नंबर के लिए डरता कि कंसेप्चुअल चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि आई नो दी फॉर्मूला बट आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर अबाउट दैट और समथिंग, अगर कुछ XYZ दिमाग में आता है, बिकॉज एग्जाम में बहुत चीज़ होती है। सो इसलिए मैंने मेथड बता दिया कि कहाँ से लाए, कैसे वो 12 आया और क्यों वो होता है, ठीक है। इसका एक बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, मैंने एक दो जगह पे देखा एंड आई गेट टू नो दैट दिस ऑलवेज वर्क्स, सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट थिंग विथ यू बेटा। बाकी मेथड मैंने आपको शेयर किया एंड आई वुड रिकमेंड कि मेथड से जाओ, बट ठीक है लेट्स सी। इफ दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज x, दिस इज y। सो बेसिकली होता यह है कि अगर मैं x प्लस वाई मतलब मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो x इंटू वाई शुड बी 4 इंटू 9, सो x इंटू वाई इज गोइंग टू बी 36। ये हमेशा चलता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये आ गया, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x प्लस वाई का मिनिमम। तो फिर AMGM लगाओ आप, तो आप क्या बोलोगे, x प्लस वाई बाई 2 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट एक्स वाई। सो x प्लस वाई बाई 2 मोर देन इक्वल टू अंडर द रूट 36। सो x प्लस वाई बाई 2 मोर देन इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से 12, ये 12 आ गया, ये ऑलरेडी 13 था,
तो आंसर आ गया 25, तो करेक्ट आंसर इज 25। तो ऐसे भी कर सकते थे, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैंने आपको वो भी बताया कि कहाँ से लाए ये। बाकी आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड दिस एंड विल डेफिनेटली टेक द लर्निंग्स आउट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग बेटा क्या? कॉन्करेंट का मीनिंग मतलब ये तीनों लाइंस किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिससे तीनों लाइंस पास कर रही है, कॉन्करेंट। अगर मैं जैसे जनरल बनाऊँ भी तो ऐसा बनेगा, वेरी सॉरी, यस यस करेक्ट। अगर मैं बनाऊँ भी तो ये ऐसा कुछ बनेगा कि ये जो कॉमन पॉइंट है इस पॉइंट से तीनों लाइंस पास हो रही है। तो अगर हम एक काम करते हैं, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो पहला दिया है x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। लेट्स डू वन थिंग, ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 ऑफ x माइनस 3 ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ऐड कर दो, दिस गॉन, this is 5x minus 15 equal to 0, x becomes 3, x is 3, this is 3 minus y minus 1 is 0, so 3 minus 1 is 2 equal to y, तो x becomes 3, y becomes 2, यहाँ रख दो, तो 2 into 3 minus 3 into 2, this is cancel, plus k equal to 0, तो k equal to 0, option number C is the correct answer. The value of k पूछा है, the answer is going to be k equal to 0. Again, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि मैं जब कर रहा था आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने जल्दी जल्दी किया, बिकॉज में कुछ ज़्यादा नहीं करना था। एंड यूजुअली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने में बच्चा कॉन्फिडेंट होता है एंड बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है, बहुत रैपिडली फास्ट सॉल्व कर लेता है, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कोई डाउट रहता भी है स्टिल, तो प्लीज़ कम्युनिकेट इन द चैट बॉक्स, विल डेफिनेटली आंसर दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, 2025 का क्वेश्चन। बढ़िया। सो बेटा देखो, ऑक्टागन हो या हेक्सागन हो, या जो भी अपने जनरल इवन वाले पे होते हैं ना, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड द सो ऑन सो फोर्थ, तो ऑटोमेटिकली वहां पर सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्री, सिमेट्री देखने से बहुत जल्दी काम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, ये वाला जो एग्जांपल है इससे समझते हैं। उसने बोला रेडियस ऑफ सर्कल इज 1। आप जैसे ड्राइंग से समझ पा रहे होंगे, बिकॉज मैंने जैसे बिल्कुल स्केल पे ड्रॉ किया उसको, कि सर्कल, सर्कल के अंदर ऑक्टागन बना दिया। तो अगर सेंटर है और ये सर्कल को टच कर रहा है, तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है। अब आप बहुत नॉर्मली सोचो कि सर ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा कितना होता? 360 डिग्री। सर कितने ट्राइंगल्स में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्योंकि ऑक्टागन है। तो ऑटोमेटिकली जो सेंट्रल एंगल है हर ट्राइंगल का, वो कितना आएगा? 45। मतलब अगर मैं कोई एक ट्राइंगल ले लूँ, ये तो अभी हटा देता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी हम डेटा समझ लेते हैं कि आंसर निकालेंगे कैसे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर ये देखते हैं तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ? हमने लास्ट ट्राइंगल वाली क्लास में देखा था, दैट इज हाफ a into b into sine of the angle between them. This is half into 1 into 1 into 1 by root 2. So area of this one triangle is going to be 1 upon 2 root 2. ठीक है बेटा। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? 8 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 रूट 2, मतलब 8 जो होता है वो 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। तो आंसर गोज ए ऑप्शन। हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म, दैट्स इट। तो कुछ नहीं, सिर्फ जनरल सिमेट्री देखनी है बेटा। जैसी सिमेट्री समझ में आने लग जाएगी, ये क्वेश्चंस के को आके कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसमें जनरल फॉर्मूला भी होता है, अगर मैं रिकग्नाइज याद करूँ तो शायद n स्क्वायर बाई 2 साइन 2 पाई बाई 3, ऐसा कुछ करके एक बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होता है फॉर अ पॉलीगॉन, जहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया बाय n साइड, नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल, उसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं ट्रिको पढ़ाऊँ तो आई स्टार्ट दैट सेशन बाय दैट फॉर्मूला इफ रिक्वायर्ड। बाकी बिना फॉर्मूले की भी आना चाहिए यार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं। फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत जल्दी कर पाएंगे, बट इंटरव्यू में जाएंगे और अगर पूछ लिया कैसे लाए, तो फिर कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करें तो बढ़िया है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा खत्म हो गया वो, चलो ठीक है। सो
अंडरस्टैंडिंग गोज दिस कि जैसे आज के क्वेश्चंस किए कंपैरेटिवली इजी थे. अगेन आई एम नॉट सेइंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फैकल्टी कि भाई मुझे तो सारे इजी लगे. द अंडरस्टैंडिंग गोज वेरी स्पेसिफिकली कि बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं थी, बहुत स्टैंडर्डाइज सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए, ऑटोमेटिक दैट इज़ द रीज़न कि सेशन बहुत जल्दी से खत्म हो गया. सो बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करिएगा. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फोकस ऑन लर्निंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट जल्दी हो गया, मुझे याद था फॉर्मूला मैंने कर लिया, बेटा वो कहीं पे भी भूल गए तो रह जाएंगे. हर फॉर्मूला टेस्ट करिए कि यूनिवर्सल है क्या. हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में चल पा रहा है क्या. अगर वो नहीं चल पा रहा तो फिर अगर एग्जाम में कुछ उसका अल्टर क्वेश्चन आ गया है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो फिर वहाँ क्या करेंगे. तो दैट इज समथिंग दैट नीड टू बी, यू नीड टू थिंक नाउ कि अगर क्वेश्चन इसके थोड़ा वेराइटी या वेरिएशन पे आएगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट वेरी स्पेसिफिकली. दिस इज द क्यूआर स्कैनर फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ पर इंदौर का फर्स्ट मॉक, रोहतक का फर्स्ट मॉक, जिपमैट का फर्स्ट मॉक फ्री प्रीव्यू है. यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 3 मॉक्स देयर. एक डायग्नोस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 एग्जामिनेशंस, बिकॉज वो तीनों का अपना अपना कुछ रिक्वायरमेंट्स है. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा इंदौर में अच्छा कर रहा है, जिपमैट में नहीं कर रहा, रीजन स्लो है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है बट करने में धीरे है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत है. 12th में भाई स्टेप मार्किंग होती थी तो आदत ही वो पड़ी हुई है. सो बहुत बार टेस्टिंग में आप नेचुरली समझते हैं कि क्या चीज़ इंप्रूव करनी है. द सेम दिस इज द क्यू आर स्कैनर फॉर द प्ले लिस्ट जो अभी हम कर रहे हैं. सो सारे के सारे वीडियोज जो हैं वो इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे. सो यू कैन गो देयर एंड वॉच वंस अ टॉपिक इज फिनिश. कोशिश करिए बेटा उसका PYQ पूरा का पूरा खत्म करें ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए कितना हम अच्छा कर पा रहे हैं. सो विद दैट आई टेक अ लीव. मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.